हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं BLLB से जुड़े एजुकेशनल लेक्चर आपके बीच में लेके आता हूं। तो उसी सीरीज़ में जो हमारी सीरीज़ चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे आपको पता है कि इवन सेमेस्टर के जो हैं एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं और जल्दी ही आप सबकी डेट शीट भी आने वाली है। एक बार फिर से यूनिवर्सिटी ने जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है उसको एक्सटेंड किया है और वो शायद, मेरे को जहाँ तक आइडिया है, वो शायद कल की जो है लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। तो उसके बाद ही हमारी डेट शीट आने के चांसेस हैं और डेट शीट जो आने के बाद एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रॉब्ली आपके लास्ट वीक ऑफ द जून या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो फोर्थ सेमेस्टर जो है उसके बच्चों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और कई बच्चों काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं वीडियो को। और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे जो है डिमांड कर रहे हैं कि सर जो है आपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट की वीडियो डाली है और भी वीडियो डाली है। तो आज जो तीसरा सब्जेक्ट मैं आपके बीच में लेके आया हूँ उसको शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम BLLB का कवर कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर का BLLB का, जो मेरठ की यूनिवर्सिटी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये जो हमारी इवन सेमेस्टर के लिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 2 BLLB का आज हम कवर कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर का। इसके बाद आपके जो हिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी डाउट है, मेरा ये वादा है, ये दावा है कि सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे और शायद ही कोई डाउट आपके मन में बचे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें मोटिवेट करते हैं नई वीडियो बनाने के लिए और आपके काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। मैं और भी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को वॉच तो किया है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने सभी क्लास के फ्रेंड्स तक ये चैनल को पहुंचा दें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। एक बार फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से 70% पेपर आएगा और आपके 70% मार्क्स आ सकते हैं अगर आप आंसर जो है बढ़िया तरीके से लिख के आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तो आप बढ़िया तरीके से आंसर लिख के ही आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्पेशली मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और लास्ट में एग्ज़ाम पास आने के बाद वो कुछ पढ़कर पास होना चाहते हैं। तो कुछ पढ़कर वो पास होने की जगह 50% मार्क्स भी ला सकते हैं, मोर देन 50%, 70% भी आ सकते हैं अगर वो इन सारे क्वेश्चन को तरह से कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन B और C जो हमारा 10 और 20 मार्क्स का आता है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। सेक्शन B में जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल जो है इसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्शन C जो है वो एग्जामिनेशन का जो 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं 20 मार्क्स के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, वो है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड द रूल्स ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के सिद्धांतों और नियमों का वर्णन कीजिए। क्या है आर्य समाज? आर्य समाज धर्म की स्थापना किसने की, किसने चलाया, इसकी टीचिंग्स क्या क्या हैं आर्य समाज की और अब तक इसने सोशल रिफॉर्म्स के लिए, सामाजिक के लिए, उत्थान के लिए क्या क्या काम किए, ये बताना है आपको। एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती एज अ सोशल रिफॉर्मर। समाज सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो संस्थापक हैं आर्य समाज के। तो ये क्वेश्चन भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 ही मार्क किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 1 ही है, डिस्कस द एम एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्य समाज टूवर्ड द सोशल एंड द रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। भारत के सामाजिक व धार्मिक आंदोलन में आर्य समाज के मुख्य उद्देश्य और योजनाओं की विवेचना कीजिए। यानी कि आपको इसमें बताना है कि किस तरह से आर्य समाज ने जो है समाज सुधार किया है, धार्मिक सुधार किया है, वो बताना है आपको इसके अंदर। तो वो तीनों क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है और तीनों क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट एक जैसा ही आएगा। डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको बता दूँ कि किस किस तरीके से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके आंसर जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर भी अगर किसी और तरीके से आर्य समाज का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर वही लिखना जो आप पढ़ के गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD ऑन द पर पीपल्स ऑफ इंडिया। 1857 ईस्वी में विद्रोह की सफलता का भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसको एक असफल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये असफल विद्रोह नहीं था, ये एक सफल विद्रोह था क्योंकि इसी के द्वारा ही आज़ादी की जो चिंगारी थी वो घर घर के अंदर जली
और लोगों के अंदर एक भावना पैदा हुई कि हम भी अंग्रेज़ों का जो है विरोध करके अपनी आज़ादी को पा सकते हैं। फिर भी इसकी असफलता के जो कारण थे उसको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन भी 2 ही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है, तो उसको इस तरह से आप कर दें। What was the nature and the revolt of the 1857 AD? It is correct to call it the first freedom struggle. 1857 ईस्वी के विद्रोह की प्रकृति क्या थी? क्या उसे देश का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है? आपको इसमें यह बताना है कि 1857 का विद्रोह जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या इसको आज़ादी की पहली लड़ाई के नाम से जाना जा सकता है या पुकारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ही है, राइट द रीज़न द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति थी उसकी असफलता के पीछे क्या कारण है। तो आपको यहाँ पर 2 कारण नहीं देने, यहाँ पे आपको कई कारण देने, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आता ही, तो इस वजह से ये 2 कारण पूछ देंगे अगर शॉर्ट में आता है, लेकिन लॉन्ग में तो 2 कारण हो नहीं सकते, इसलिए आपको कई कारण इसके पीछे देने हैं। थ्रो द लाइट ऑन द पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। 1857 के विद्रोह के जो राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक कारण हैं उसको बताना है। यानी कि सारा जो क्वेश्चन है घुमा फिरा कर 1857 के विद्रोह के ऊपर ही टिका हुआ है, और अगर आप इसको इस तरह कर लेते हैं तो डेफिनेटली 20 मार्क्स में ही क्वेश्चन आता है। रानी लक्ष्मीबाई कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रानी लक्ष्मीबाई का भी एक योगदान था 1857 के विद्रोह में। वो क्या योगदान था, वो क्या किया रानी लक्ष्मीबाई ने, और कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी की मशाल जो है वो जलाई, ये आपको बताना है। Discuss in the detail the causes in the revolt of the 1857. Account for its failure and explain its nature and the characteristics also. तो 1857 के विद्रोह के कारणों की विस्तृत विवेचना कीजिए, इसकी असफलता के कारणों सहित इसके प्रकृति और स्वरूप को भी बताइए। 1857 का जो विद्रोह था वो कैसा विद्रोह था, उसकी प्रकृति क्या थी, वो कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, ये सब आपको बताएं। What do you understand by the extremism? एक्सप्लेन द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। उग्रवाद की से आप क्या समझते हैं। उग्रवादी, ये गुरुवादी हो गए, लेकिन उग्रवादी नहीं, उग्रवादी है, उग्रवादी आंदोलन को वर्णन कीजिए। तो उग्रवाद किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, उग्रवादियों ने किस तरह से पार्ट लिया, ये आपको बताना है। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि उग्रवाद है क्या। तो उग्रवाद एक तरह से आज़ादी के आंदोलन में शरीक होने वाले लोग हैं, जिन्हें उग्रवादी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को, नियम और कायदों को नहीं मानते थे, वो अपने नियम कायदों से चलते थे। कंपेयर द एम एंड द वर्किंग ऑफ द लिबरल एंड द एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में उदारवादियों और उग्रवादियों के उद्देश्य और कार्यों की तुलना कीजिए। अब 2 पक्ष थे, एक थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे लिबरल। इन दोनों के बीच में जो था वो सिद्धांतों का मतभेद था। यानी कि एक जो कहते थे कि किसी भी तरीके से काम कवर करना है आपको, बाइक को आपको काम कर देंगे, लेकिन लिबरल जो थे वो कहते थे नहीं, हमारे एक नियम कायदे हैं, उसी के हिसाब से उस मिशन को पूरा करेंगे, उसमें हम इधर उधर और यस और नो कुछ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ फार डू यू एग्री विद द महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंट ऑफ नॉन वायलेंस। आप महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से, यानी कि नॉन वायलेंस से, अहिंसा के सिद्धांत से किस तरह से सहमत हैं और किस तरह से वो सफल मानते हैं या नहीं मानते, ये बताना। महात्मा गांधी के अहिंसा के प्रयोग से आप कहाँ तक सहमत हैं। आपको लगता है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रयोग किया वो सही था, अगर वो सही था तो वो क्यों था, अगर वो सही नहीं था तो वो क्यों नहीं था, ये बताना है। व्हाट इज़ द टेररिज्म, गिव एग्जाम्पल। आतंकवाद क्या है, इसके उदाहरण देने हैं आप। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द टेररिज्म, एक्सप्लेन द मेजर्स टू कंट्रोल टेररिज्म। आतंकवाद के क्या कारण हैं, आतंकवाद के नियंत्रण के उपायों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज के पृष्ठभूमि से भी देखेंगे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आ सकता है इस बार आपके एग्जाम में आतंकवाद पे कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए। व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, इसकी विवेचना करेंगे। अच्छा रोल योगदान था, बुरा योगदान था, क्या किया उन्होंने, यह बताना है। नरेट द बैकग्राउंड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 का, उसके आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, इस पर आपको प्रकाश डालना। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस गांधी जी इनिशिएट हिज क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो किस परिस्थितियों में
गांधी जी ने जो था क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू किया था 1942 में, आपको ये बता दूँ। 1942 में गांधी जी ने किन परिस्थितियों में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया, ये बता। डिस्कस द वर्क ऑफ द भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर के कार्यों की समीक्षा करनी है आपको, क्या कार्य किए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेलिज्म, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर आप लिखेंगे तो साथ में आप कास्ट सिस्टम के ऊपर जरूर लिखना, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी का जो मेन पक्ष था या जो था वो था जातिवाद को, कास्टिज्म को ख़त्म कर देना इंडिया की तरफ से। तो कास्टिज्म के ऊपर भी इसका आंसर तैयार कर लेना। कोई भी क्वेश्चन अगर जातिवाद के ऊपर आता है, कास्टिज्म के ऊपर आता है, तो आप ये आंसर वहाँ भी लिख सको। अब अगला क्वेश्चन था वो कि क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद आपको बताना पड़ेगा कि क्षेत्रवाद जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस में भी आया था। क्षेत्रवाद वो होता है कि लोग अपने क्षेत्र को जो है प्राथमिकता देते हैं, अपने देश को प्राथमिकता नहीं देते। आपको वो लिखना है। राइट द कॉजेज ऑफ द रेंज, पुनर्जागरण के कारण लिखिए, किस तरह से पुनर्जागरण होता है ये आपको बताना है। व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ एंड द वर्क ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जीवन और कार्यों के विषय में आप क्या जानते हैं, विस्तार से लिखिए। थ्रो द लाइट ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ द सुभाष चंद्र बोस नेशनल। सुभाष चंद्र बोस के जीवन चरित्र और स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान में प्रकाश डालना। किस तरह से सुभाष चंद्र बोस का रोल था आज़ादी की लड़ाई में, ये आपको। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्वामी विवेकानंद टूवर्ड द अवेकिंग ऑफ द इंडिया। भारतीय जागरण में स्वामी विवेकानंद की क्या भूमिका थी, आपको ये बताना है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रामकृष्ण मूवमेंट। रामकृष्ण आंदोलन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन 1920 AD। व्हाट एक्सटेंट डिड इट सक्सीड। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। आंदोलन कितना सफल हुआ। एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बिटवीन द 1925 एंड 1900। 1925 से 1931 के मध्य भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कम्युनलिज्म, विच कॉजेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रोथ। सांप्रदायिकता की व्याख्या कीजिए, इसके विकास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ये बताइए। एग्जामिन द फेलियर ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द मॉडरेट। उदारवादियों की असफलता के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो उदारवाद किस तरह से असफल हुआ ये आपको बताना है कि उदारवाद जो था, लिबरलिज्म जो था, वो क्यों नहीं सफल हुआ, ये आपको बताना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के जो हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कवर कर लिए मैंने। और आप अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि 70% एटलीस्ट मार्क्स आपके एग्ज़ाम में सिक्योर होंगे। मोर देन 70% ही होंगे। 100% पेपर भी इन क्वेश्चंस में से आ सकता है। तो प्लीज़ मेरी एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को वॉच तो किया है, वीडियो को लास्ट तक देखा, लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक मेरे इस वीडियो को पहुँचा दें। स्पेशली उन बच्चों तक पहुँचा दें जो पूरी साल पढ़ाई नहीं करते, लास्ट में कुछ पढ़कर पास होना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर ये 16-17 क्वेश्चन वो कर लेते हैं, 16-17 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होते, एग्ज़ाम में 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 16-17 क्वेश्चन का आप करने के बाद आपका 70-80% एग्ज़ाम कवर हो जाता है, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी मदद करें मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए, जो आप लगातार कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही मेरे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं और होप आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को देखते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी आपको डाउट है तो उसके लिए आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके हर कमेंट्स का आंसर देने के लिए। कुछ हो सकता है कि टाइम लग जाता हो, क्योंकि मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसमें मुझे समय कम ही मिल पाता है, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। और मुझे आपके कमेंट बड़ा ही मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप इस तरह से कमेंट करते रहें और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए।